आज एक नी रिप्लेसमेंट तो हम करते ही रहते हैं, रूटीन सर्जरी है और हर महीने 150 से 200 सर्जरीज हम करते हैं नी रिप्लेसमेंट की। लेकिन आज हमने एक नया टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस किया है। अभी 3-4 महीने पहले हमने रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट इंट्रोड्यूस किया था और आज जो हमने एक नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करी है, उसका नाम है पिक्सी। ये एक फ्रेंच कंपनी है, पिक्सी मेडिकल, और इस टेक्नोलॉजी का जो बेसिस है वो है ऑगमेंटेड रियलिटी इन कॉम्बिनेशन विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये किस तरीके से मरीजों को लाभान्वित कर सकती है एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ पिक्सी, वही मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। इस टेक्नोलॉजी का डेमो सर्जरी करीब 1 महीना पहले इंडिया में हुआ था, जब फ्रांस से सर्जन्स आए थे, और उसके बाद फिर हमने इसको यूज़ किया है फर्स्ट टाइम। आउटकम्स जो हैं वो तो पेशेंट आउटकम तो आने वाले टाइम में पता लगेगा, लेकिन जो एक्यूरेसी है इसकी और जो एडवांटेजेस हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ है और इसके आगे फ्यूचर में बहुत ही प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स होने वाले हैं। जो घुटना है, बेसिक से हम बात करते हैं। घुटने में हड्डी के ऊपर एक लेयर होती है कार्टिलेज की, जो घिस जाती है। घिसने के बाद वो टेढ़ा हो जाता है और मैकेनिकल अलाइनमेंट घुटने का बदल जाता है। इसीलिए हमको नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करनी पड़ती है। इस नी रिप्लेसमेंट सर्जरी में कंप्यूटर नेविगेशन आया, रोबोटिक्स आई, कन्वेंशनल इंस्ट्रूमेंटेशन भी आता है, जिससे हम रूटीन सर्जरी करते हैं इतने साल से। लेकिन ये जो ऑगमेंटेड रियलिटी वाला जो कॉन्सेप्ट नया आया है, इस कॉन्सेप्ट के जो फ़ायदे हैं नेविगेशन और रोबोटिक्स और कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी के कंपैरिजन में, वो फ़ायदे हैं कि जब हम घुटने की सर्जरी इसके थ्रू करते हैं तो इंसिजन का साइज़ बहुत छोटा होता है। वो फ़ायदा रोबोटिक में भी है, लेकिन यहाँ पर हम जो इंसिजन है उसका साइज़ और छोटा कर सकते हैं। एडवांटेज नंबर 2, इसमें हमें पहले से किसी भी तरीके का इमेजिंग कराने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि CT स्कैन या MRI, जो कि रोबोटिक्स के लिए आवश्यक है। बिना उसके हम रोबोटिक वाला सॉफ्टवेयर नहीं चला सकते। सेकंड जो इसका बेनिफिट है वो है कि इसमें बहुत ज़्यादा डिस्पोजेबल्स और बहुत ज़्यादा कंसोल या बहुत बड़ी मशीनरी की हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे कि रोबोटिक्स में या कंप्यूटर नेविगेशन में पड़ती है। तो इसमें जो रिकरिंग कॉस्ट टू द पेशेंट है वो बहुत कम है। डिस्पोजेबल्स की ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कॉस्ट है। तीसरा जो फ़ायदा है इसका, जो इंट्रा ऑपरेटिव मरीज़ के लिए भलाई वाला काम है, वो ये कि अगर हम नेविगेशन या रोबोटिक्स यूज़ करते हैं तो उस सर्जरी की पद्धति को इस्तेमाल करने के लिए ड्यूरिंग द सर्जरी वी हैव टू मेक मल्टीपल पिन्स इन द बोन। हमें हड्डी में अलग अलग जगह पे पिन लगानी पड़ती हैं। वो पिन के ऊपर सेंसर लगाने पड़ते हैं और वो सेंसर और जो गैजेट होता है, तब रोबोटिक आर्म या नेविगेशन जो है वो सर्जन को गाइड करता है सर्जरी करने में। ऑगमेंटेड रियलिटी के अंदर इस तरीके का हमें कुछ भी पिनिंग नहीं करना पड़ता। हम घुटने को छोटे से इंसिजन से ओपन करते हैं, इंस्ट्रूमेंट प्लेस करते हैं और उस इंस्ट्रूमेंट पे सेंसर लगाते हैं। ये सेंसर और सर्जन जो एक स्पेशलाइज्ड गॉगल्स हैं, वो गॉगल काफ़ी कुछ आपको वैसा ही दिखेगा जैसा कि फाइटर पायलट्स पहनते हैं, उस तरीके का गॉगल पहनता है सर्जन। सर्जन का जो गॉगल है उस पर भी सेंसर होता है। वो सेंसर और इंस्ट्रूमेंट पे लगा सेंसर एक सिंगल यूनिट की तरह काम करता है। अगर मैं अपनी गर्दन हिलाऊंगा तो जो इमेज है घुटने की वो भी रोटेट कर जाएगी। अगर गर्दन सीधी करूंगा तो रोटेट करेगी। तो ये दोनों सेंसर जब कंबाइन करते हैं तब एक रियल टाइम इमेज बनती है घुटने की, जो कि वर्चुअल होती है।
इट इज़ नॉट देयर एनीवेयर, एक लैपटॉप है उस लैपटॉप पे दिखाई देगी। और ये रियल टाइम इमेज साथ में एंकल जॉइंट, नी जॉइंट और हिप जॉइंट, पेशेंट अगर लेटा हुआ है तो उसका हिप का सेंटर, घुटने का सेंटर और एंकल का सेंटर का जो मैकेनिकल एक्सिस है वो बना देती है। ये मैकेनिकल एक्सिस वर्चुअल बनता है विद द हेल्प ऑफ दीज सेंसर्स, और ये एक्सिस सर्जन को इस फ्रेम के अंदर, इस गॉगल के अंदर विजिबल होता है। इसी एक्सिस के ऊपर हम इंस्ट्रूमेंट्स प्लेस करते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट को इस एक्सिस के बिल्कुल परपेंडिकुलर इंस्ट्रूमेंट को लगाते हैं। हमें इस गॉगल के अंदर दिखता है अगर इसका हम रोटेशन या इसका जो वेरिएशन है अगर चेंज करें और वो एक्सिस जो मैकेनिकल एक्सिस है उसके साथ अलाइन ना हो। जब हमारे पास ये वर्चुअल मैकेनिकल एक्सिस और ये इंस्ट्रूमेंट्स अलाइन हो जाते हैं, वी कैन प्रोसीड विद रेस्ट ऑफ द सर्जरी। फ़ायदे ये हैं कि इसके अंदर अननेसेसरी पिनिंग्स की ज़रूरत नहीं है, इट इज़ चीपर, बहुत ज़्यादा गैजेट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो हड्डी है उसको हमें छेद करके अंदर से खोखला नहीं करना पड़ता, जो कि कन्वेंशनल इंस्ट्रूमेंट्स में है। दीज आर ऑल द एडवांटेजेस। इंडियन सिनेरियो में द बेस्ट थिंग इज़ it is going to be cheaper, it is the usage of modern technology, and of course आने वाले 1-1.5 महीने में जब हम 25 से 50 केस और कर लेंगे तो हमें पेशेंट रिलेटेड पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी जो पैटर्न है उसका भी पता लगेगा। तो इसकी कॉस्टिंग क्या आ रही है, अभी आप बता रहे कॉस्टिंग क्या आ जाती है, और टाइमिंग क्या लगता है, पहले से ज़्यादा या कम लगता है? जितना हमें कन्वेंशनल इंस्ट्रूमेंट्स में टाइम लगता है उतना ही टाइम लगभग लगता है, 5 या 7 मिनट एक्स्ट्रा, नॉट मोर देन दैट। वो टाइम उतना है जो कि सेंसर्स एक मैकेनिकल एक्सिस का इमेज फॉर्म करने में लेते हैं। और रिकरिंग कॉस्ट जो है वो जितना हम रोबोटिक्स या नेविगेशन में एक्स्ट्रा पड़ता है उसके कंपैरिजन में इट इज़ ऑलमोस्ट 3/4 लेस, 75% कम है। पेनलेस भी नहीं होता, पेशेंट को ज़्यादा तकलीफ नहीं होती। हाँ, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा पिन कहीं पे भी नहीं लगते हैं तो इट इज़ लेस पेनफुल। इंडिया में कहाँ ये सर्जरी स्टार्ट होती है? आवर्स इज द फर्स्ट सेंटर इन नॉर्थ इंडिया। अच्छा, ये फोर्टिस के सारे ब्रांचेस में होंगे? नॉट येट, ओनली इन फोर्टिस नोएडा। अच्छा, इस हॉस्पिटल में कितने हो चुके? टुडे वी डिड द फर्स्ट केस। कैसा रहा सर केस जो अभी आपने? बहुत अच्छा रहा, इसीलिए मैं आपके सामने बैठा हूँ। सक्सेस। यस। ये रोबोटिक सर्जरी से किस प्रकार से भिन्न है सर, थोड़ा देखिए। रोबोटिक सर्जरी से इसलिए भिन्न है कि इसके अंदर पहले से सीटी स्कैन या पहले से इमेजिंग करने का कोई रोल नहीं है। ये सारा का सारा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑगमेंटेड रियलिटी है उस पर बेस्ड है। सर, नई टेक्नोलॉजी को लेके पेशेंट के दिमाग में एक बार कंफ्यूजन रहता है और वो ट्रस्ट नहीं बन पाता, तो उसको कैसे आप देखिए, टेक्नोलॉजी जो है वो मेडिकल साइंस और टेक्नोलॉजी नेक टू नेक एक साथ चलते हैं, चाहे वो ऑर्थोपेडिक्स का फील्ड हो, न्यूरोसर्जरी का हो, कैंसर का हो। मेरा ये मानना है कि अगर कोई सर्जन या कोई सेंटर ऐसा जो कि हाई वॉल्यूम सेंटर है जहाँ पर सर्जन्स 10-15-20 हज़ार सर्जिकल प्रोसीजर्स, नी रिप्लेसमेंट जैसे कर चुके हैं, वहाँ पर अगर कोई भी प्रूवन टेक्नोलॉजी आती है, प्रूवन से मेरा मतलब है जिसका जो टेक्नोलॉजी विदेश में अगर इजाद हुई, डेवलप हुई, उसको वहाँ पर यूज़ किया गया, वहाँ के जो जैसे US FDA है ऐसे इंडिया में भी है, उन लोगों ने उसको रेटिफाई किया कि यस दिस इज़ बेनिफिशियल फॉर द पेशेंट्स, और उसके इनिशियल रिजल्ट्स पब्लिश भी हुए, देन अगर उससे मरीज़ों को फ़ायदा हो रहा है तो उसको हमें अपनाना चाहिए। लेकिन ऐसा तभी हो सकता है कि अगर आप कन्वेंशनल सर्जिकल मेथड्स उससे अच्छी तरह वाकिफ़ हों और कंप्यूटर असिस्टेड नेविगेशन और रोबोटिक्स आपको पहले से पता हो और आप यूज़ कर रहे हो, तभी यू कैन जंप ऑन टू द न्यू टेक्नोलॉजी। तो ये प्री रिक्विजिट्स हैं, थोड़ा इसका लर्निंग कर्व भी होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई ट्रेंड सर्जन है लेकिन उसको इतना एक्सपर्टीज़ अभी नहीं है और एक्सपीरियंस इतना नहीं है, अगर वो इस चीज़ को एम्प्लॉय करने की कोशिश करेगा तो उसमें शायद कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो इसलिए
प्री रिक्विजिट जो है इसका वो यही है कि आप को एक्सपीरियंस हो, कम से कम 15 साल का एक्सपीरियंस तो हो और आपने काफ़ी सारे जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी के प्रोसीजर्स कर रखे हो। सर आप फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा में एचओडी है, डायरेक्टर ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी है। आपका क्या मानना है इस प्रकार की जो टेक्निक है ये कितनी लंबी जाने वाली है या कुछ ही समय? देखिए, अगर आप ऑगमेंटेड रियलिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो आने वाला फ्यूचर इसी का है, क्योंकि हर चीज़ डिजिटल हो रही है। धीरे धीरे आपके सभी गैजेट्स का, आप सभी रिपोर्टर्स हैं, आज से 10 साल पहले आप कितना सारा सामान लेके आते थे अगर कहीं पर कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या कोई रिपोर्टिंग करनी हो, और आज वही चीज़ जो है एक मोबाइल फ़ोन तक सीमित होकर रह गई है। वही चीज़ अप्लाई होता है मेडिकल साइंस में भी। मेडिकल साइंस चाहे वो सर्जिकल साइंस हो, अल्टीमेटली जो ओवरऑल जो मकसद है वो ये है कि हम किस तरीके से पेशेंट्स को और जल्दी मोबिलाइज कर सकें। जहाँ एक नॉर्मल सर्जरी से 2 से 3 महीने, कभी कभी 4 महीने भी पेशेंट को लगते हैं, वहाँ पर हम उसको जल्दी अपने पैरों पे खड़ा कर सकें। एंड वी आर प्लीज्ड टू अनाउंस के अभी जल्दी ही जैसे ही हम इसको इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं पूरे अपने सिस्टम में, वी आर गोइंग टू स्टार्ट डे केयर नी रिप्लेसमेंट सर्जरी। डे केयर नी रिप्लेसमेंट सर्जरी में हम पेशेंट का इवैल्यूएशन पहले से करवाएंगे। थोड़ा सा सिलेक्शन प्रोसेस उसका ऐसा रहेगा कि जिनको बहुत ज़्यादा बीमारियां ना हो उन मरीज़ों को हम डे केयर में नी रिप्लेसमेंट करके विद इन 24 to 48 आवर्स वी विल डिस्चार्ज देम। जॉइंट पेन जो होता है क्या इस रीज़न क्या है कि इस फैक्टर से होता है या किसी हो सकता है? दोनों चीज़ें हैं। एज फैक्टर के साथ साथ जो जोड़ घिसता है वो भी है, और बीमारी है ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये सारी बीमारियां ऐसी हैं जिसके कारण भी हमें घुटना जो है वो ख़राब हो जाता है। सर कहीं ना कहीं आपने इस पे बहुत बड़े विषय में जानकारी दी है, तो आपका ये दावा है कि इस प्रकार की सर्जरी केवल फोर्टिस नोएडा में ही हुई है? नहीं, मेरा दावा ये नहीं है कि इस प्रकार की सर्जरी फोर्टिस नोएडा में ही हुई है। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि ये एक नया टेक्नोलॉजी है जिसका डेमो सर्जरी लगभग 15-20 दिन पहले हुआ था, जहाँ फ्रांस से ही सर्जन आए थे। उसको हमने अपनाया है और यहाँ पर हमने फर्स्ट टाइम ये सर्जरी करी है। अभी तक कहीं और से नॉर्थ इंडिया में मुझे रिपोर्ट तो नहीं मिला है कि किसी इंडियन सर्जन ने ये टेक्निक यूज़ करके ये सर्जरी किया हो। सभी प्रकार के व्यक्तियों के लिए आयु क्या रहती है सर्जरी? बच्चे की भी सर्जरी इस प्रकार? नहीं, ये जो है सर्जरी सिर्फ जोड़ प्रत्यारोपण यानी कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के लिए ही है। अभी ये एडल्ट एज ग्रुप में ही होता है, एल्डरली में खासकर, जिनकी उम्र 55-60 साल या उससे ऊपर हो। अगर आपने अपने आप को बिल्कुल सही रखना चाहें, जॉइंट पेन ना हो, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? रेगुलर एक्सरसाइजेज, हेल्दी डाइट, लेस ऑफ स्ट्रेस, साइकिलिंग, रेगुलर वॉकिंग, ये सारी चीज़ें हैं जो कि करनी है। वज़न को कम रखना है। सर सवाल फिर निकल के आता है कि ये जो एडवांस सर्जरी हुई है इसकी कॉस्टिंग भी ज़्यादा होगी? मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया कि इसका कॉस्टिंग जो है रोबोटिक्स के मुकाबले 75% कम है। लगभग लोग कितना जीवन जी सकते हैं इस तरह की सर्जरी कराने में, एक आरामदायक जीवन? 25 साल, 20 से 25 साल आराम से। 20 से 25 साल एक आरामदायक जीवन में जी सकते हैं। यस। How many years of experience you have as being a surgeon? Almost 23 years. 23 years. And what made you be a surgeon? How did you get started with a surgeon? When I joined MBBS, it was the year 1991, and I was fascinated by uncle of mine who was cardiologist. When I joined MBBS, I aspired to become cardiologist, but as I finished my MBBS, in the last year of my training, it came to my mind that bone and bone surgery fascinates me more. So I chose orthopedics. And during my first year of orthopedics only, I realized that knee in particular, because orthopedics is a big field, it involves from cervical spine to the little toe of the foot, it involves all the bones. So knee fascinated me more because it is a very complex joint. It looks like a hinge joint, but it is a very, very complex joint, and it fascinated me more. So I chose to become a knee surgeon.
फिर एक छोटा सा सवाल और आता है, लास्ट सवाल रहने वाला है कि सर अभी तक की छोटी से बड़ी सर्जरी मिलाकर लगभग कितनी सर्जरी आप कर चुके हैं? In my 23 years of experience, we have done more than 20,000 knee surgeries. Rest, we haven't. There is a data, but we because I'm a knee surgeon, we have the data of knee surgery around 20,000.